कक्षा 10वीं की आपकी जो अर्थशास्त्र की जो किताब है, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की अर्थशास्त्र की जो किताब है, उसका अध्याय एक विकास आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने इसका एक वीडियो और बना चुका हूं, और ये जो वीडियो लेक्चर है, एमपी बोर्ड के बच्चे, यूपी बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, हर बच्चे जो कोई जिस किसी भी राज्य में एनसीईआरटी की बुक चलती है, उन सभी बच्चों के लिए किताब आपकी है, और ये वीडियो लेक्चर उपयोगी होने वाला है ना। इसके इसके और ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले आपको इसके पहले का वीडियो लेक्चर देखना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो यूट्यूब पर जाना है, और यहाँ पर आपको भारतीय शेर 10th बोर्ड आपको टाइप करना है, भारतीय शेर 10th बोर्ड। आपको यहाँ पर एक चैनल खोलना है, और जैसे आप यहाँ पर हमारा चैनल खोल लोगे, जैसे यहाँ पर आप हमारा चैनल ओपन कर लोगे, आप देख सकते हो हमारा चैनल है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आर्थिक विकास की समझ कक्षा 10वीं, यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका सेक्शन में यहाँ पर आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और इस प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर पहला वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से जाकर के आप इस वीडियो को पहले देखिए चैनल की प्लेलिस्ट में, है ना, कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का। उसके बाद फिर आप इस वीडियो पर आप लोग आइए, है ना। वो पहला वीडियो तो है, इसका दूसरा वीडियो है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग के यहाँ पर बहुत सारी चीज पढ़ा चुका था यहाँ पर, है ना। इसके पहले यहाँ पर हमने ये सब चीज पूरी पढ़ चुके थे, ये सब चीज यहाँ पर हमने पढ़ करके देख चुके थे, है ना। आज हम इस अध्याय को इस वीडियो पर हम खत्म कर देंगे। ए हे 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 आहा आहा, टिप टिप बरसा पानी, यहां तक हमने पढ़ चुके थे ना पिछले वीडियो में। चलिए, तो आज से हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं, है ना, इसके आगे का। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, इसके बार फिर से बताए तो मैं आप लोगों को, शिशु मृत्यु दर किसे कहा जाता है? शिशु मृत्यु दर किसे कहा जाता है? देखो, किसी वर्ष में, मतलब कि किसी एक साल में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1000 बच्चों में से एक वर्ष में एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की अनुपात दिखाती है। मतलब प्रति 1000 बच्चे में से हर साल कितने बच्चे मर जाते हैं एक साल के अंदर, उसको बोलेंगे शिशु मृत्यु दर। अगले यहां पर आपका साक्षरता दर है ना। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, है ना। साक्षर जनसंख्या का अनुपात कितने साल, 7 वर्ष से ऊपर के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, है ना, उन सभी की जनसंख्या का अनुपात को हम बोलेंगे साक्षरता दर। अगला यहाँ पर आपका निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात का मतलब क्या होता है? 14 वर्ष तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत, उसको हम बोलेंगे निवल उपस्थिति अनुपात। मतलब कि 14 और 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस वर्ग के बच्चों से अनुपात। मतलब 14 और 15 साल के टोटल भारत देश में जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों का ऐसे बच्चों के साथ अनुपात जो स्कूल जाते हैं, है ना। मान चलो कि 100% में से 80% बच्चे स्कूल जा रहे हैं और 20% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। कितने साल के? 14 से 15 साल के। इस प्रकार से यहाँ पर आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हो। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे। देखिए, यह तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 10 बच्चे एक वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। जो केरल हमारा जो राज्य है, केरल राज्य में 1000 बच्चे में से 10 ही बच्चे मरते हैं। लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 था। मतलब हरियाणा में 1000 बच्चे में से 30 बच्चे मर रहे हैं, है ना। और जो केरल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज्यादा, हरियाणा के लोग बाग ज्यादा पैसा कमा रहा है, हरियाणा के लोग बाग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, है ना। लेकिन वहां पर बच्चे ज्यादा मर रहे हैं, बात ये है ना, जैसा तालिका में दर्शाया गया है। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए, जिनके बच्चे एक साल जन्म से पहले दिन ही जन्म दिन से पहले ही मर जाते हैं। मतलब कि उनने 1 साल का उनको जन्मदिन भी नहीं हुआ, वो पहले ही मर गए। उन माता पिताओं को कितना दुख नहीं होता होगा, ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा, ये देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं। ये आंकड़े वर्ष 2017 के हैं। हम कोई 70 साल पहले की बात नहीं कर रहा है, वर्ष 2017 की बात है। वर्ष 2017 के आंकड़े हैं, हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है। कब की बात है? भारत देश के आजाद होने के 70 साल बाद की बात है। जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची
इमारत, इमारत है ना, जब हमारे देश के बड़े से ऊंची ऊंची इमारत और खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं, जब सब कुछ हमारे देश में उपस्थित है, उसके बाद भी 1000 बच्चे में से 30 बच्चे हर साल मर रहे हैं हरियाणा में, है ना। समस्या जो है शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। ये जो समस्या सिर्फ शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे। बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है, वहां पर आधे बच्चे, लगभग आधे बच्चे 8वीं क्लास के बाद स्कूल जाते नहीं है। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते, मतलब आधे से अधिक बच्चे क्या होते, गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहां नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप भी ये सब ना पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं, अगर हम बिहार में रहते तो, है ना। ऐसी बात है। ऐसा क्यों है? अब ऐसा क्यों है? हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है। मतलब हरियाणा जो राज्य, हरियाणा के लोग बाग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, उनकी आय ज्यादा है, जबकि केरल के लोग कम पैसा कमा रहे हैं। केरल के औसत व्यक्ति की आय कम है ना, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल से पीछे है। केरल स्वास्थ्य की दृष्टि में नंबर 1 है, शिक्षा की दृष्टि में भी क्या है, नंबर 1 है। यही कारण है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तु और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य, द्रव्य मतलब पैसा, आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। अब आपके पास खूब सारा पैसा तो है, लेकिन क्या आप खूब सारे पैसा से प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद सकते हैं? क्या नहीं खरीद सकते। बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता, है ना, बिना मिलावट की दवाएं आपको दिला सकता है कि नहीं दिला सकता, इसलिए ये सब होना भी जरूरी है। जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है, द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता। अभी कोरोना वायरस आया था, सुनने में ना, तो अमीर गरीब सबको लपेट लिया था ना। मतलब कि जो पैसा होता है संक्रामक बीमारियों से हमको नहीं बचा सकता, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है पैसा, पैसा बहुत जरूरी है जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता, है ना। ऐसी बात है। देखो बच्चे लोग बेचारे देखो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। सभी प्रकार की सेवाएं आदमी को मिलना चाहिए। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। अगर हर इंसान अपने घर में अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखेगा तो वो महंगा पड़ जाएगा। और भाई अगर हमने 4-5 गार्ड रख ली जो कि पूरे मोहल्ले की सुरक्षा कर रहा है तो वो अच्छी बात है। क्या आप क्या करते हैं? अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, अगर हमारे गांव में और कोई बच्चा पढ़ने में रुचि रखेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? क्या हम पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक बच्चे के लिए कोई स्कूल नहीं खोलेगा। अगर पढ़ने में बहुत सारे बच्चे रुचि रुचि रखेंगे तो कोई भी आकर के स्कूल खोल सकता है। शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हो। इसलिए आप पढ़ पा रहे हो, क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए। सरकार को क्या खोलने चाहिए? स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा नहीं ले पाती। गांव के लोग बोलते लड़की बाहर जाएगी तो पढ़ाई लिखाई कैसे करेगी, है ना, जबकि सबको भी ये पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। गांव में भी उच्च विद्यालय, उनके आसपास उच्च विद्यालय सरकार को खोलना चाहिए, ताकि भैया, है ना, उच्च विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाती क्योंकि सरकार ने इसके लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। इसलिए हर एरिया में एक सरकारी उच्च विद्यालय होना चाहिए ताकि बच्चे लोग जाकर के वहां पर पढ़ सके। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। केरल में क्या है कि भैया यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध है और शिक्षा शिक्षा की सुविधाएं भी उपलब्ध है, इसलिए वहां पर मतलब कि शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहां के लोग बहुत जागरूक होते हैं। कहाँ के? केरल के लोग। इसी प्रकार कुछ राज्यों में क्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, है ना। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं, चावल, आटा
है ना, 1 रुपये किलो में आपको गेहूं मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, आटा मिल जाएगा, ये सब इसको बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से, समझ लो, है ना। ऐसे राज्यों के लोग स्वस्थ और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। हाँ, इस सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो सबको उपलब्ध कराए। ये देखो, ये सोसाइटी यहाँ पर खोले नहीं, यहाँ पर सुअर बेचारा देखो घूम रहा है यहाँ पर। तालिका 1.5 को ध्यान से अध्ययन कीजिए। अब इस तालिका का अध्ययन करो 1.5 का, और निम्न अनुच्छेदों में से रिक्त स्थान को भरिए। हो सकता है कि इसके लिए आपको तालिका के आधार पर गणना करनी पड़े। देखो, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षणिक उपलब्धि श्रेणी। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण मतलब गांव की जनसंख्या में देखो किस प्रकार का यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, उत्तर प्रदेश। ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर, गांव में 76% पुरुष पढ़े लिखे हैं और 54% महिलाएं पढ़ी लिखी है। मतलब कि 100 हर 100 लोग में से 76 लोग ही तुमको पढ़े लिखे मिलेंगे और बाकी लोग अनपढ़ मिल जाएंगे, है ना। और महिला 54% महिला पढ़ी लिखी है और बाकी पढ़े लिखे नहीं है। और 10 से 14 वर्ष के ग्रामीण बच्चों में साक्षरता दर देखी जाए तो 90% जो बच्चे हैं, लड़के जो है वो पढ़े लिखे मिलेंगे और महिला 87%। और ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत 85% पुरुष पढ़े लिखे मिलेंगे और 82% महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं मिलेगी। अब देखिए, एक बहुत ही मजेदार क्रियाकलाप है, बहुत मजेदार क्रियाकलाप है ना। देखिए, यह ज्ञात करने के लिए क्या हम उचित प्रकार से पोषित है, क्या हम अब देखो बच्चों, आप जो कोई बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपको भी लगना चाहिए कि यार कि क्या मैं सही में मतलब कि अच्छा पोषित हूं या फिर नहीं हूं। इसका एक तरीका है कि जिसे वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या कहते हैं। आप अपने शरीर की हाइट, और हाइट के हिसाब से आप अपने शरीर के वजन की गणना कर सकते हो कि क्या आपका वेट सही है, फिर आपको और खाना पीना चाहिए। चलो हम निकाल के दिखाते हो आप लोग को, आप भी निकाल सकते हो ना। इसकी गणना करना सरल है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई ज्ञात कर ले। आप सबको अपना वजन और आप सबको अपनी ऊंचाई पता रहना चाहिए, है ना। प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में ले ले, फिर दीवार पर पैमाना बनाकर सिर को सीधा रखते हुए ऊंचाई को सही माप करें। देखो, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैं अपनी बात करूंगा तो मेरी ऊंचाई कितनी मालूम आपको, मेरी हाइट कितनी है। मेरी जो हाइट है, डू 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 डूबा दरिया में, जो मेरी हाइट है, मेरी हाइट कितनी है आपको बताऊंगा। जो मेरी हाइट है, मेरी हाइट है बच्चों 6 फीट। मेरी हाइट कितनी है, 6 फुट। मेरी हाइट 6 फुट। और मेरा वजन मैंने कल ही नापा था। मेरा वजन था बच्चों कितने किलो, 94 किलो। मेरा वजन है 94 किलो, है ना। अब देखता हूँ कि क्या मेरा हाइट के हिसाब से मेरा वजन ठीक है या फिर नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, है ना। फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को सीधा रखते हुए ऊंचाई माप ले। सेंटीमीटर में नापी गई ऊंचाई का सही माप करें। ऊंचाई कहाँ में नापना है, ऊंचाई को सेंटीमीटर में नापना है। किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग दे, है ना। ऊंचाई को सेंटीमीटर में नापी गई ऊंचाई का सही मापांक करें। किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग दे। आपको जो अंक प्राप्त होगा वही बीएमआई कहलाता है। आपको मतलब कि ऊंचाई नापना, ऊंचाई 6 फुट है ना। 6 फुट ऊंचाई, 6 फुट ऊंचाई मतलब कितने सेंटीमीटर, 6 फुट ऊंचाई मतलब कितने सेंटीमीटर, 6 फुट ऊंचाई का मतलब कितने सेंटीमीटर। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते बच्चों, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते, 6 फुट ऊंचाई है ना। ऊंचाई के वर्ग में किसका भाग देना है, वजन का भाग देना है। ऊंचाई का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग मतलब 6×6 = 36। ऊंचाई का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर आपका 6×6 = 36। तो आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हो ना। यदि विद्यार्थी का बीआईएमआई नंबर समान कृष्ण से कम या सम्मान से अधिक है तो उसे एक विद्यार्थी का बीआईएमआई नंबर -2 एचडी से 2 एचडी के बीच में हो तो उसे सामान्य कहा जाएगा। यदि वह -2 एचडी से अधिक है तो वह न्यून भारित है। मतलब कि अगर उसका 90 से कम आता है तो उसका वजन बहुत ज्यादा ही कम है ना। बहुत ज्यादा ही क्या है, कम है ना। और अगर उसका वजन अगर उससे ज्यादा हो गया, है ना, तो वो अति भारित हो जाएगा।
उदाहरण के लिए यदि एक विद्यार्थी की आयु 14 वर्ष 8 माह है और उसका BMI नंबर कितना है 15.2 है, तो वह अल्प पोषित है, उसमें बिल्कुल खाया पिया नहीं है, जबकि 90 होना चाहिए, उसका 15 निकला। इसी भांति यदि एक विद्यार्थी जिसका BMI नंबर 28 है और आयु उसकी 15 वर्ष 6 माह को हम न्यून भारित कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम न्यून भारित कहेंगे। उसको वजन क्या हो गया? बहुत कम हो गया। तो व्यायाम वगैरह करके फिर इंसान अपने शरीर को ठीक कर सकता है। मानव विकास की रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट? मानव विकास की रिपोर्ट। एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, आय का स्तर महत्वपूर्ण मतलब पैसा का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मानदंड है, तो हमें अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। मतलब कि हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीजों की कम संख्या में आवश्यकता है। जो अधिक महत्वपूर्ण चीजों की हमको कम सप्ताहों में आवश्यकता है ना। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए हैं, ऐसे ही सूचकों में अगर आपने स्वास्थ्य और बाकी चीज है ना, जो हमने हरियाणा में हमने क्या देखे थे कि हमारे पास स्वास्थ्य होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। स्वास्थ्य का मतलब कि स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए और पढ़े लिखे भी होना चाहिए ना, और पैसा भी अच्छा होना चाहिए, तब इंसान विकसित कहलाएगा, तब तब भारत देश का विकास होगा। मतलब भारत देश के लोगों के पास अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छे पढ़े लिखे भी होना चाहिए और उनके पास पैसा भी होना चाहिए, तभी भारत देश विकसित कहलाएगा। उदाहरण के लिए UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर किस पे करेंगे? शैक्षिक मतलब कि उनके पढ़ाई का स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2019 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबद्ध आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे देशों की यहाँ पर सारणी दी गई है, सारणी को यहाँ पर देखिए। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में सकल राष्ट्रीय आय कितनी है? हर व्यक्ति की राष्ट्रीय आय कितनी है? 11,000 डॉलर। और भारत उसमें पीछे हो गया। भारत के हर आदमी की आय कितनी है? 6,000 ही है। श्रीलंका में भैया जन्म के समय संभावित आयु है ना कितनी? 75। और ये भारत इसमें फिर पीछे हो गया। और विद्यालय 25 वर्ष से उससे अधिक, भारत सेकंड नंबर पर है। विश्व में मानव विकास सूचकांक का क्रमांक, ये भारत आगे हो गया, 130 हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चीज देख लीजिए। HDI का अर्थ क्या होता है? HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। मानव यानी ह्यूमन, H यानी ह्यूमन, D यानी डेवलपमेंट यानी विकास, और सूचकांक मतलब इंफॉर्मेशन है ना। दी गए ऊपर तालिका में सूचकांक का कुल क्रमांक 189 देशों में से है। जन्म के समय संभावित आयु, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की जीवन संभावना दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के डॉलर के लिए डॉलर में की जाती है ताकि तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि $1 अन्य देशों में समान वस्तु और सेवाएं खरीद सके। जी है। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका छोटा सा देश है ना, हर विषय में भारत से आगे है, और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना सारा नीचा क्रमांक है ना, जबकि हमको आगे रहना चाहिए क्योंकि हम अच्छे ताकतवर देश है, लेकिन श्रीलंका हमसे आगे निकल गया है। वहां के हर एक आदमी के पास ज्यादा पैसा है, सब कुछ ज्यादा है ना, पढ़े लिखे भी ज्यादा है। तालिका 1.6 ये दर्शाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे आयु में पीछे नहीं है। आयु के मामले में नेपाल और बांग्लादेश के से आगे। HDI है ना, मानव विकास सूचकांक के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से ऐसे नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिक के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। सबसे अधिक क्या है? लोगों का कल्याण, और ये सब जरूरी है। अब विकास की धारणीता देखिए, है ना, विकास की धारणीता। अब यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू होता है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, विकास की धारणीता। हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान ले कि एक विशेष देश काफी विकसित है, जैसे अमेरिका बहुत ज्यादा विकसित है। विकसित किसको बोलेंगे? ऐसा देश जिसके पास खूब सारा पैसा है।
जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, विकसित देश है। और ऐसे देश जो गरीब है जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अपन सब विकासशील देश में आते हैं। अब मान लो कि एक देश बहुत ज्यादा विकसित है, हम निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए स्तर बना रहे, कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी स्पष्ट बना रहे। ये स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक ये चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणी नहीं है। मतलब कि आज तो कोई बहुत सारे देश बहुत डेवलप्ड है, लेकिन हो सकता है कल को वो नीचे आ जाए, है ना। ये देखिए, हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों के लिए उधार लिया है। ये मत समझो कि हमको जो दुनिया मिली हमने पूर्वज से उधार ली, बल्कि समझो कि हम जो आने वाली पीढ़ी है, हमको उनके लिए पेड़ पौधे, भूमिगत जल सब कुछ बचा करके रखना है। अब देखिए, भूमिगत जल का मतलब होता है जमीन के अंदर का जल। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो बाह्य कुआं से जो पानी भरते हैं ना, ये होता है जमीन के अंदर का जल, भूमिगत जल बोलते हैं इसको। जमीन के अंदर से निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। देश के कई सारे भाग ऐसे हैं, कई सारे भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग, मतलब भूमिगत जल मतलब जमीन के अंदर के पानी का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, अति उपयोग हो रहा है, अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी का जो स्तर है 4 मीटर से भी अधिक गिरावट आया है। पहले के समय में कुआं खोदते थे पानी मिल जाता था, और आजकल के समय में उसका जमीन का पानी निकाल निकाल के पूरा पानी खत्म कर डाले। आज के समय में हजार हजार फीट के भी बोर खोद रहे हैं तो भी पानी नहीं मिल रहा है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है, अति से ज्यादा पानी का उपयोग कर रहे हैं। यदि संसाधन के प्रयोग का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 सालों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। जहां के लोग बाग ज्यादा खेती करते हैं वो लोग अधिक उपयोग कर रहे हैं भूमिगत जल का, है ना। लेकिन डूबा दरिया में, भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। नवीकरणीय साधन का मतलब जो होता है कि जमीन के अंदर का पानी एक बार खत्म हुआ, है ना, तो वो फिर से चला जाएगा। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति कर देती, लेकिन यहां भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते तो हम इन साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीकरणीय साधन वो है जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। नवीकरणीय साधन का मतलब ये होता है कि जो कभी खत्म नहीं होते। जैसे सूरज की रोशनी कभी खत्म नहीं होगी, नवीकरणीय साधन है। हवा, पानी, है ना, ये सब नवीकरणीय। और गैर नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, गैर नवीकरणीय का मतलब होता है ऐसे साधन जिनका उपयोग करोगे तो खत्म हो जाएगा। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल जमीन के अंदर कुछ निश्चित मात्रा में है, उसका आज 40 साल बाद पेट्रोल पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। फिर गाड़ी काश चलाएंगे अपन लोग, फिर गाड़ी चलाने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक बाइक आएगी, उसको चार्ज करना पड़ेगा और गाड़ी चलाना पड़ेगा। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हम ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ ये भी समाप्त हो जाएंगे। समय के साथ क्या होते जाते हैं, ये समाप्त होते जाते हैं। उदाहरण के लिए हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं, जो हम पेट्रोल निकालते हैं, वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हमें तेल का एक ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो। इसके लिए हर समय खोज चलते रहती है ना, हर समय खोज चलती रहती है, कहीं से तेल मिल जाए। अब तेल देखो यहाँ पर, जो तेल है मध्य पूर्व जो सऊदी अरब वाले क्षेत्र है, वहां पर 807 हजार मिलियन बैटल तेल है। और भंडारों में कितने साल तक चलेगा ये तेल, 10-70 साल बाद खत्म हो जाएगा इतना पूरा का पूरा तेल। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 हजार मिलियन बैटल तेल है, ये 10 साल तक बस चल पाएगा। और पूरी दुनिया में जो तेल है 50 साल तक बस चल पाएगा, 50 साल के बाद तेल खत्म हो जाएगा। 50 साल के बाद तेल क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान को दर्शाती है।
अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बताती है कि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू है तो ये भंडारण कितने वर्ष चलेंगे। ये संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अलग अलग देशों की अलग अलग स्थिति है। ये भंडारण 50 साल में समाप्त हो जाएगा, मतलब अभी मैं हूँ 22 साल का, आज से 50 साल बाद तेल एल सब खत्म हो जाएगा, है ना। भारत देश जैसे इसके आयात पर निर्भर है, हमारे भारत देश में तेल नहीं निकलता है, इसलिए हम दूसरे देश से तेल मंगाते हैं पेट्रोल, इसलिए भारत देश में पेट्रोल महंगा है। जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडारण नहीं है, तेल की कीमतें बढ़ती है ना। तो प्रत्येक पर भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश है जिनके पास भंडारण तो कम है, लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति द्वारा पाना चाहते हैं। विकास की धारणीता का प्रश्न इसकी प्रकृति और कई बारे में खड़ा कर देता है। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते, है ना। पर्यावरण में गिरावट आएगी तो पूरी दुनिया के लिए आएगी। कोरोना वायरस आया, पूरी दुनिया के लिए आया, ऐसा थोड़ी था कि चीन में बस आएगा, भारत में बस आएगा। पर्यावरण अगर महामारी आती है तो पूरे देश पूरी दुनिया को लपेटती है, उसके लिए राष्ट्र की सीमा और राज्य की सीमा का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं दे गया है, हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं, है ना। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जारी है। और आपका पाठ यहाँ पर पढ़ करके खत्म होता है। इति सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।